नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे गलवान घाटी में पीएलए की उपस्थिति, एलएसी पर तनाव और आज की स्थिति। सब शुरू करने से पहले मैं उन अपने सैनिकों को नमन करूंगा जिनकी शहादत ने एक बार फिर से पूरे देश को खड़ा कर दिया। और सब एक स्वर में केवल एक ही बात कह रहे हैं, क्या हम सुरक्षित हैं? और वह पूछ रहे हैं क्या हमने 62, 65, 71 और 99 की वारों से कुछ सीखा। साथ ही वह ये जानना चाहते हैं कि आज जो हम न्यूक्लियर हेड कंट्री हैं और जिसका झगड़ा उसी तरह की इक्विवेलेंट न्यूक्लियर वॉर हेड कंट्री से हो रहा है, वह पत्थरों से क्यों लड़ रहे हैं, कटीले तार और लोहे की छड़ों से एक दूसरे पे वार क्यों कर रहे हैं। ये कॉम्बैट कैसा है, ये युद्ध कैसा है? क्या किसी ने सोचा था कि चाइना इस तरह का युद्ध करेगा? कहते हैं चाइना वही करता है जो आप सोचते नहीं हैं। 62 में भी हिंदी चीनी भाई भाई की बात कहने वाला यह देश अचानक से युद्ध करता है और वह युद्ध भारत हार जाता है। बहुत सारी ज़मीन चली जाती है। कहते हैं लड़े फौज नाम सरदार का। यहीं से नेहरू की इमेज में डेंट पड़ा था। यहीं से नेहरू को सोचने को मजबूर होना पड़ा था कि जिस तरह से वह अपने देश को लेकर चलना चाहते हैं, क्या वह रास्ते ठीक हैं? उस समय के सलाहकार क्या उनको वक्त पे वही सलाह दे रहे थे जिसकी ज़रूरत थी? सूत्र कहते हैं कि उस समय इस चीज़ से नेहरू बहुत चिंतित हुए थे और लगातार फिर अपने आप को चिंताओं में घेरते हुए बीमार हो गए। क्या हमने इन चीज़ों से आज कुछ सीखा है? हर फौजी देश की रक्षा के लिए आता है, पर वह शहादत अगर नेतृत्व के वजह से धूमिल हो जाए तो कैसा लगेगा? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इतिहास के एक और पन्ने की तरफ। 7 सितंबर 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव, जो आधुनिक भारत के चाणक्य माने जाते थे, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था कई भाषाओं में और ख़ास तौर पे विदेश नीति पे, उनके दिमाग में कुछ योजना चल रही थी कि हमने हिंदुस्तान का दरवाज़ा आर्थिक क्षेत्रों के लिए खोला है, लिहाजा अब चाइना भी आएगा। उन्होंने एक समझौते पर दस्तखत कराने के लिए अपने साथ MOS रघुनंदन लाल भाटिया को भी साथ लिया और यह दस्तखत कराए गए कि शांति और उसके प्रयासों को मद्देनज़र रखकर, ताकि जो LOC की जगह LAC है हमारे यहाँ, वहाँ किस तरह से हम अपने बॉर्डर को मेंटेन करेंगे, एक दूसरे की बात को मानकर, ना कि युद्ध करके। यह समझौते की वजह से ही चाइना आज तक रुका हुआ है। अगर नरसिम्हा राव आज ज़िंदा होते तो इस 28 जून को 100 साल के हो जाते, पर RL भाटिया अभी भी ज़िंदा हैं और इस 3 जुलाई को 100 साल के हो जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं बात कर रहा था कि भारत किस तरह से आने वाले समय में अपने आप को शेप देगा। इस पैंडेमिक के चलते हर तरफ बिजनेस डाउन हो गया है। आर्थिक स्थिति नाजुक होने की वजह से भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया। मैं उसके इफ एंड बट्स पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पीछे एक मूल मंत्र को मैं समझ रहा हूँ, आत्मनिर्भर होना। स्मॉल और मीडियम रूप के जितने भी बिज़नेस थे उनको रीएक्टिवेट करना, ताकि आम जनता को पैसा आ सके और ये पैसा बाहर किसी दूसरे देशों में ना जाए, इसलिए इसका नाम दिया गया आत्मनिर्भर। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज जब मैंने DGFT की ऑनलाइन सर्विस को देखा, तो जितने कंट्रियों से हम आयात करते हैं उनमें पहली 25 कंट्रियों में चाइना नंबर 1 पर है और जितनी कंट्रियों को हम
निर्यात करते हैं उसमें भी चाइना नंबर 3 पर है। अगर उनकी भेजी हुई चीज़ों को देखेंगे या ख़रीदी हुई चीज़ों को देखेंगे तो आप दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं कि वह हमसे वो चीज़ें ख़रीदता है जिसको वो रीप्रोसेस करके हमारी कंट्री को ही एक्सपोर्ट करता है। इसको कहते हैं उत्तम किस्म का बनिया, जो हर चीज़ में से अपना लाभ देखता है। अब मैं आ जाता हूँ चाइना की एक और नीति की तरफ, जिसको भारत सरकार को बड़े गौर से देखना होगा। मैं समझता हूँ उनको पता है, ये पल्स ऑफ स्ट्रिंग की नीति है कि भारत के आसपास उसके पड़ोसियों को उचकाया जाए विकास के नाम से। हाल ही में आपने देखा नेपाल को उचकाया गया, वहाँ माओवादी समर्थक गवर्नमेंट है। उन पर कोई आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं स्थिति को सामने ला रहा हूँ। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि मैप के नाम से फिर से चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है बिज़नेस के अंदर, और उनको कह रहा है कि ये बिज़नेस कॉन्टिन्यूटी जब ही रहेगी जब आप भारत का विरोध करते रहेंगे। ऐसा हमने हरमन टोटा के अंदर भी देखा, श्रीलंका में, ग्वादर के अंदर पाकिस्तान को किया है, और अपनी वन बेल्ट नीति की वजह से वो आज पीओके में भी आकर बैठ गया है और उनको हर तरह से मदद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के आसपास के कंट्रीज़ को ही वह उचका रहा है, खड़ा कर रहा है विकास के नाम से, पर थ्रेट सीधी हमारे बॉर्डर्स पर है। जिन बॉर्डर्स को हम पड़ोसियों की वजह से अनमैन्ड भी रखते थे या उनको ये मानते थे कि हमारे उनसे दोस्ताना रसूख हैं, उनको हम इस रूप में देखते ही नहीं हैं कि वह हमारे शत्रु हैं। आज हमें फिर सोचना पड़ेगा कि हमें एक नई नीति के साथ आना है। ऐसा नहीं है कि भारत ही इससे परेशान है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, जापान, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, फिलीपाइन तक इनसे परेशान हैं। इस पे मैं आपसे विस्तार में एक अन्य वीडियो में बात करूंगा। चाइना किस तरह से सी के ऊपर अपने आप को ला रहा है, लेकिन आज का समय है हमें ये सोचने का कि आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से हम लोगों को रीथिंक करना पड़ेगा, और इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कुछ भी कर लें, इतिहास कभी रीराइट नहीं होता। आपकी जो भी आज निर्णय आएंगे वो इतिहास में पढ़ाए जाएंगे और याद किए जाएंगे। इसी के साथ मैं समझता हूँ आने वाले समय में भारत अपने आप को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।